जिसकी मेलोडी बोलती है वो बॉर्डर जैसी लार्जर देन लाइफ फिल्म में जब आता है, उस दौर में जब लोग शोर पर ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। ये एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग है, या मिथुन 2.2 को एक्सप्लोर करते बॉर्डर एक ऐसी विरासत है कि हर भारतीय उसके ऊपर एक ओनरशिप मानता ही मानता है, तो वो एक जिम्मेदारी वाली बात है। गदर 2 में पहली बार आपने इस बड़े पैमाने पर रीमेक किया। ओ घर आजा परदेसी। सनी देओल वहां भी थे जी, सनी पाजी यहाँ भी हैं जी। अब 2.5 किलो के हाथ पे एक रोमांटिक गाना फिट करना आसान होता है? मैं ऑनेस्टली शुभंकर फॉर्मूलाज में यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है संगीत वार्तालाप है। गदर 2 आई थी, वो सुपरहिट रही, उससे बॉर्डर 2 का प्रेशर बढ़ा है या आपको ज्यादा जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ गई है? कि मैंने मर्डर 2 का म्यूजिक किया है, जिस्म 2 का म्यूजिक किया है, आशिकी 2 का म्यूजिक किया है, गदर 2 का म्यूजिक किया है। तो ये डराता नहीं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर टैग बहुत जल्दी लग जाता है। नहीं, आपका सवाल तो बड़ा वाजिब है। अरिजीत सिंह एंड मिथुन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। मिथुन वो शख्स है जिन्होंने आतिफ और अरिजीत को पहला गाना हिंदी में दिया था बॉलीवुड। फिर मोहब्बत करने चला है। संदेशे आते, जैसे हमने जब पहली बार 4 नाम दिए, सोनू निगम गा रहे हैं, जिसे अरिजीत सिंह गा रहे हैं, जिसे विशाल मिश्रा गा रहे हैं, दिलजीत गा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा था। इसमें अरिजीत थोड़ा कम क्यों है बॉर्डर 2? कई लोग सोचते थे कि और ज्यादा दिखेगी। जो गुड़ियों से खेले वो गुड़िया यार। मिट्टी के बेटे शुरू में शायद अरिजीत गाने वाले थे, बाद में सोनू जी ने गाए। ये रूमर सच है, लेकिन इसका अगर एक रिप्राइज वर्जन आप निकाल देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मनोज मुंतशिर एट हिज बेस्ट। उनका तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सीमा को भी पार कर दिया इस गाने में। कैसे तय करते हो कि ये गाना अरिजीत गाएगा, ये गाना विशाल गाएगा, ये गाना जुबिन नौटियाल गाएंगे, ये गाना कोई और गाएगा? एक गाना था हमें जब से मोहब्बत, अलका जी ने क्या खूबसूरती से गाया था। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। अब मेरे मित्र पलक ने गाया है, जो आपकी धर्मपत्नी भी है। पर आपके क्या विचार थे? आपको क्या लगा? मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो आवाज। मैंने पलक जी। से शिकायत की थी कि शादी के पहले मिथुन बहुत गाने देते थे आपको, शादी के बाद थोड़े कम कर दिए। बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स हैं, विशाल हर खेमे में। मुझे लगता है आग का कोई खेमा हो ही नहीं सकता। वो जहाँ पर जाता है वो उस क्षेत्र को अपना बना लेता है। जावेद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इसका मतलब कुछ नया काम नहीं हो रहा है, अगर आप 4 गाने उठा ले रहे हो इसीलिए मैं काम नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए पेनफुल था? मतलब उनकी बात भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुछ नया होना चाहिए और इसीलिए हमने मिट्टी के बेटे बनाया। सैयारा की तड़प या बॉर्डर 2 का देशभक्ति का जुनून, मिथुन किधर ज्यादा अपने आप को करीब पाते हैं? जब मैं INS विक्रांत पे गया, हम देखते हैं कि कैसे INS विक्रांत सीना तान कर खड़ा हुआ है और भारत की सीमा की रक्षा कर रहा है, तो हमें दोबारा एहसास होता है कि कितना सौभाग्य है हिंदुस्तानी होना। सबसे बड़ा रोमांस यही, इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं। गदर 2 में आपने उदित जी को गवा दिया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। बॉर्डर 2 आई, आपने रूप जी को वापस गवा दिया। तो चलो कुछ फैंस कह रहे थे कुमार सानू की भी किसी फिल्म का रिक्रिएशन कर दीजिए। आपके शब्दों का सम्मान करते हुए मैं ये वादा करता हूँ कि मैं डेफिनेटली करूंगा और आपको भेजूंगा। मुझे लगता नहीं है कि इस जनरेशन में मिथुन से बेहतर कोई उनका बेस्ट निकाल सकता है। मैं अपना ओरिजिनल गाना उनके साथ करूंगा, बट उसमें हे जरूर रखिएगा। That's कुमार सानू सिग्नेचर। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस दौर की पीढ़ी को खामोशी का एहसास कराया। ये वो हैं जिन्होंने तुम ही हो से मोहब्बत के दौर की शुरुआत की, फिर भी तुमको चाहूंगा से वफा करना सिखाया, उसके बाद चल घर चले से जो मेलोडी दी वो हर दिल को सुकून दे रही थी, जिनकी सैयारा की धुन ने हम सबको रुलाया, और अब गदर 2 के बाद वो बॉर्डर 2 से देशभक्ति का ऐसा जज्बा जगा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनने वाला है। मिथुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार, आपने मुझे आपके शोबे बुलाया शुभम। हर बार आपको देखना बड़ा सुकूनमय होता है, लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि मिथुन वो हैं जो खामोशी से अपनी बातों को रखते हैं उस दौर में जब लोग शोर पर ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। जी जी। ऐसे में जिसकी मेलोडी बोलती है जी, वो बॉर्डर जैसी लार्जर देन लाइफ फिल्म में जब आता है, एक वॉर फिल्म जो इंडिया की शायद अब तक की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट वॉर फिल्म में से एक है,
ये एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग है, लेगेसी को कंटिन्यू करना है या मिथुन 2.2 को एक्सप्लोर करना है? देखिए, प्राथमिकता तो यही होती है कि हमें जो कहानी दी गई है, जैसे बॉर्डर अपने आप में एक लेगेसी है और मुझे लगता है वो एक भारतीय विरासत है। बॉर्डर एक ऐसी विरासत है जिसके ऊपर सिर्फ निधि दत्ता या प्रोड्यूसर्स नहीं, पर मुझे लगता है कि हर भारतीय उसके ऊपर एक ओनरशिप मानता ही मानता है। तो वो एक जिम्मेदारी वाली बात है। मेरे लिए यही है कि वो पहले एक दुनिया में हम प्रवेश करते हैं और उसके बाद प्रथम है कहानी क्या है, हमारे किरदार क्या हैं, और उस कहानी को संगीत के द्वारा रचना है। तो अगर वो प्राथमिकता रहती है तो मुझे लगता है प्रेशर अपने आप घट जाता है और आप कहानी के साथ वफादार रहते हैं। आप कितने साल की थी जब बॉर्डर आई थी? मैं लगभग 10-11 साल का रहा हूँ। किस क्लास में थे? मैं 5वीं कक्षा में रहा हूँ। बॉर्डर की क्या मेमोरीज थी आपकी उस टाइम? मेरे मेमोरीज़ ये है कि हाँ, हमारे स्कूल बस में जो है बॉर्डर वन के गाने बजते थे और मुझे याद है कि जो हम सब दोस्त थे और जितने भी सारे छात्र थे वो सब जो है उस वक्त ना स्कूल बसेस में जो सिस्टम हुआ करता था, अगर स्पीड ब्रेकर आए तो बंद हो जाता था। मुझे पता नहीं आपने कभी देखा है, क्योंकि वो बड़ा अनस्टेबल रहा करता था। तो छात्र जो है अगर वो स्पीड ब्रेकर आया और अगर बंद हो गया गाना संदेश से आते हैं तो बहुत शोर करते थे कि उसको दोबारा चालू करो। तो ये जो प्रेम है मुझे लगता है ये तब से ही बसा हुआ था हर भारतीय के अंदर, हम सब के अंदर। नाइस, ब्यूटीफुल। गदर 2 में पहली बार आपने इस बड़े पैमाने पर रीमेक किया था, नए तरीके से रिक्रिएट किया था, अगर मैं सही शब्द कहूँ। जी, सनी देओल वहां भी थे, सनी पाजी यहाँ भी हैं। अब 2.5 किलो के हाथ पे एक रोमांटिक गाना फिट करना आसान होता है या सनी पाजी आपने वो एक फॉर्मूला डिकोड कर लिया कि भाई हमें पता है पुरानी विरासत को नए तरीके से कैसे दुनिया के सामने रखना है कि वो मेलोडी भी रह जाए, वो मिट्टी भी रह जाए और फिर नयापन भी आ जाए? मैं ऑनेस्टली शिवंकर फॉर्मूलाज में यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है संगीत वार्तालाप है और जैसे मैं आपके साथ बैठकर इस वक्त बात कर रहा हूँ इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे लगता है संगीत जो है एक संगीतकार और सुनने वालों के बीच में वार्तालाप है और वो सच्चाई होनी चाहिए। जहाँ तक सनी सर की बात है, मैं उनको कुछ हद तक व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और ये मेरा मानना है इवन बिफोर आई न्यू हिम कि मुझे पता है कि उनकी जो छवि है वो बड़ी एक लोहे वाली छवि है, आयरन मैन ऑफ इंडिया वाली उनकी छवि है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेंटल पीपल इन द फ्रेटर्निटी। बहुत नम्र व्यक्ति है और उनका हृदय जो है वो बहुत जो है नर्म है। तो मैं सिर्फ उनके अंदर वो आयरन मैन नहीं दिखता, मैं एक ऐसा व्यक्ति देखता हूँ जो बहुत सुलझा हुआ है, जो बहुत सुशील है, जो बहुत नम्र है और जो बहुत प्रेम मार्ग पर चलता है। आपको कैसे पता लगा कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे जब बॉर्डर 2 के लिए आपको कॉल आया था? मुझे सबसे पहले निर्माता भूषण कुमार जी का कॉल आया था। वो मेरा उनके साथ भी बड़ा सुंदर रिश्ता है और हमने बहुत खूबसूरत काम साथ में किया है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो चाहते हैं कि बॉर्डर की एल्बम बन रही है और वो चाहते हैं कि मैं इसमें योगदान करूं। और फिर मैं उनसे मिला, फिर मैं अपने निर्देशक से मिला अनुराग सिंह जी, और मुझे लगा वो भी बहुत इमोशनल व्यक्ति है। उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं पंजाब 84 और भी उन्होंने फिल्में बनाई, केसरी उन्होंने बनाई थी। और आप देखेंगे कि देखिए अच्छे बुरे की बात नहीं है लेकिन हर फिल्म मेकर के फैब्रिक होता है, तो मुझे लगता है उनका फैब्रिक भी बहुत जज्बाती है। और फिर मनोज मुंतशिर जी मेरे साथ जुड़े, तो पूरी टीम जो थी, मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता बहुत स्पष्ट थी कि हमें एक जज्बात को लेकर आगे चलना है और फिर बाकी हमारे सुनने वालों के ऊपर है। जो गदर 2 आई थी वो सुपरहिट रही, उससे बॉर्डर 2 का प्रेशर बढ़ा है या आपको ज्यादा जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ गई है? क्योंकि बॉर्डर 2 टच करना अपने आप में बड़ी बात है जी, हर एक गाने पे, हर एक सीन पे लोग आपको इतिहास में ले जाएंगे। जी, आपने जिया है, हमने जिया है, हर दर्शक जी रहा है और दर्शक नॉस्टैल्जिया में जीता है जी। तो ये जोखिम की हिम्मत बढ़ी है या फिर हौसला बढ़ा गदर 2 के बाद? मुझे लगता है अगर आपकी नीयत में एक सफाई हो, खराई हो, तो हौसला आ ही जाता है। और ये जोखिम तो मैं बहुत शुरुआत से ले रहा हूँ। ये बड़े संजोग की बात है शुभांकर कि मैंने मर्डर 2 का म्यूज़िक किया है, जिस्म 2 का म्यूज़िक किया है, आशिकी 2 का म्यूज़िक किया है, गदर 2 का म्यूज़िक किया है और अब सारी कल्ट फिल्में। हाँ जी।
आई मीन हाँ, आशिकी अपने आप में लेजेंडरी मूवी थी, मर्डर अपने आप में लेजेंडरी मूवी थी। जी, मर्डर 1 का एल्बम भी बहुत बहुत मजबूत एल्बम, बहुत सुंदर एल्बम। अभी हमने अनुज जी ने काफी लंबी चर्चा उस पर की। जी जी जी। अच्छा, जब एक संगीतकार, जैसे दो तरह के रिक्रिएशन होते हैं, एक है कि एक विरासत थी बहुत पहले, अब वो उस दुनिया में नहीं है, वो चले गए और आप उनको रिक्रिएट कर रहे हैं। एक है जिसको अभी भी हम जी रहे हैं, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर को अभी भी हम जी रहे हैं। अभी भी मेरे जैसे लोग हैं जो तो चलू सुनते हैं रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में, या कभी 15 अगस्त 26 जनवरी आता था स्पेशली, तो हम संदेशे आते सुनते थे और रोमांटिक गाने भी सुनते थे। अनु मलिक जी अभी भी काम के भूखे हैं, जावेद साहब अभी भी लिख रहे हैं। ऐसे वक्त में ये कितना डिफरेंट होता है जब आपने जो बाकी रिक्रिएट किया है, जैसे आशिकी में नदीम शर्मन जी इज़ नॉट एक्टिव नाउ, तो वो एक अलग चैलेंज था। इसमें कितना टफ हो जाता है कि जब वो लोग एक्टिव भी हैं, अभी भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, और फिर आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। देखिए क्या होता है, बात वापस हमारे मकसद के सामने आती है। मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली रिक्रिएट वर्ड से भी रिलेट नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने संदेश से आते हैं को दोबारा रिक्रिएट किया है। वो मैंने उस गाने को सिर्फ एक नए तरीके से पेश किया है, उसको रिकॉर्ड किया है। वो गाना जैसा है वैसा ही है, वो हम सबके लिए वो प्रार्थना समान गीत है। और उस गीत को जिन लोगों ने रचा है, अनु मलिक जी हो, जावेद अख्तर साहब हो, सोनू जी, रूप जी, मुझे लगता है ये ओनरशिप और पूरा इख्तियार उन्हीं का है। और मेरा काम यही था कि क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो एक अलग कहानी है। बॉर्डर 1 में लौंगेवाला का जो किस्सा था उस पर आधारित थी। ये एक अलग 71 वॉर पर, 71 वॉर, वो भी 71 की बात थी, लेकिन भारत ने अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई की थी। तो ये एक अलग कहानी है, इसके पात्र अलग है, उनकी बैक स्टोरी अलग है। और हमारा मकसद यही है, हमारे निर्माताओं का, निर्देशक का, कि जो हमारे सेना के जो जवान हैं, इनमें लाखों सैकड़ों कहानी है शुभंकर, और उनका हृदय यही है कि वो कहानियाँ बाहर आए, कि एक एक कहानी में जो है कितना बलिदान है, कितना त्याग है। तो वही जो नए किरदार आए हैं, जिनको सनी सर निभा रहे, वरुण, आहान, दिलजीत निभा रहे, कि उन किरदारों की जो के जज्बात है, उनकी क्या कहानी है, उनके जीवन का सफ़र कैसा रहा है, उसी को दर्शाने के लिए जो है कुछ नए अंतरे लिखे गए। पर ये हमने गाने को दोबारा जन्म नहीं दिया। मैं ये भी नहीं सोचता कि ये जो है ये क्या बोलते हैं ना, कि मैंने ये फ़र्ज़ निभाया कि आज की पीढ़ी को इस गाने को दोबारा से मिलाना। मैं इसमें यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि अगर वो पीढ़ी, आज की पीढ़ी बड़ी समझदार है, जैसे आपने कहा, लोग को संदेश से आते हैं से जुड़ने के लिए बॉर्डर 2 का म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, बॉर्डर 1 सुनेंगे, और वो बड़ा है, वो तो क्या कहते हैं कि वो तो पितामह एल्बम है, वो तो दैट्स द फादर एल्बम, तो उसी को सुनेंगे। हमने सिर्फ इन किरदारों के साथ न्याय करने के लिए ये एक नया जो है उसकी धारा निकाली है। बाकी गाना जो है जिनका है वैसा ही रहता है। बट कभी ये ख्याल डराता नहीं आपको मिथुन, कि जैसे आपने खुद अभी कहा कि आपने आशिकी को रिक्रिएट किया, उसके बाद जी, आशिकी 2 में रिक्रिएशंस नहीं थे। हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल नयापन था। बट हाँ ठीक है, आशिकी की बात आई आपको, बट 2 वाले बहुत आपको काम मिल गया। हाँ जी, मर्डर 2 आपको मिल गया। अब गदर एंड बॉर्डर में तो रिक्रिएशन ही हो गया, 4, इसमें तो 4 गाने लिए गए। सो ये डराता नहीं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहां पर टैग बहुत जल्दी लग जाता है। हाँ जी, कि ऐसा ना हो, क्योंकि जिस मिथुन को मैंने जीवन भर फॉलो किया है जी, वो एक खूबसूरत मेलोडी लाने वाले इंसान है जी, जिनके गानों को मैंने एंजॉय किया। मैं ढूंढता था कि अगला गाना कौन सा आया। डायरेक्टर्स की नज़र में आपको कहीं अंदर खाने एक ख्याल नहीं आया कि अब इसके बाद थोड़ा रुकेंगे या सोचेंगे, ऐसा ना हो ठप्पा लग जाए कि मिथुन इज नोन फॉर हिस्टोरिकल काम है, उसको नए सिरे से मॉडर्न वर्ल्ड के सामने पेश कर दो? नहीं, आपका सवाल तो बड़ा वाजिब है, लेकिन मेरी मान्यता में शुभांकर जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा जो चीज़ मुझे सही लगी है, जिस चीज़ ने मुझे उत्साहित किया वो किया है। मैंने कभी उसके परिणाम के बारे में सोचा नहीं है। और मुझे लगता है जीवन को परिणाम के बारे में सोचकर जिएंगे तो पूरी तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस क्षण में मुझे जो बात सही लगती, जब भूषण कुमार जी मेरे पास आए इस एल्बम को लेकर, मुझे वो बात बड़ी सुंदर लगी। हाँ, ये बड़ा स्पष्ट था मैं कि अनु मलिक जी की सहमति है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है उनसे बात की गई, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी सहमति दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि नहीं,
और हर जगह उनका, जावेद साहब का नाम तो प्रथम है ही, और उसमें ये कोई मतलब ये बेसिक बात है ना। अब फैंस जो है वो कुछ इनसाइडर स्टोरीज जानना चाहते हैं, ये सब तो बातें होती रहेंगी। असली कहानी है बॉर्डर 2 के क्रिएशन में इनसाइडर क्या था। जैसे हमने जब पहली बार 4 नाम देखे कि एक ऐसा गाना आ रहा है जिसे सोनू निगम गा रहे हैं, जिसे अरिजीत सिंह गा रहे हैं, जिसे विशाल मिश्रा गा रहे हैं, दिलजीत गा रहे हैं, हमें लगा यार ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा था, ये मिथुन का कॉम्बिनेशन था कि साल का सबसे बड़ा जो एक हम गाना पेश करने वाले हैं, विच इज़ नंबर 1 राइट नाउ। और इसमें जो 4 लेजेंड्स को आप शामिल कर लिया आपने, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये सोचा था आपने कि सबसे बड़ा अब कोलैब करेंगे? नहीं, देखिए ये भी हमने क्या बोलते हैं, मुझे लगता है शुभांकर, कोलैब्स जो है वो पेपर पे नहीं बनते। कोलैब्स जो है वो स्टूडियो में बनते हैं, वो रिकॉर्ड करते करते जब चीज़ें एक साथ आ जाती है। मैंने दिल संभलिया ज़रा में भी मुझे याद है मैंने 3 आवाज़ों का एक ही गाने में कर दिया था। एक गाने में 3 आवाज़ों का उपयोग किया था और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। तो यहाँ पर भी हमें ये पता था कि जो है ये गीत है, ये इसका दर्शन है, ये किरदार है, तो हम चाह रहे थे कि हम एक आवाज़ सनी सर के लिए रखें और फिर 3 किरदार और है। तो वहाँ से वो बात निकली कि अगर हम हर किरदार को एक आवाज़ दें फिल्म में भी तो वो सही रहेगा। और वहाँ से करते करते बात आई, सबसे पहले जो गाने में मुझे लगता है एक मील का पत्थर है अपने आप में, सोनू निगम जी, सबसे पहले उनकी आवाज़ को हमने रिकॉर्ड किया और फिर उसके जैसे कहानी आगे बढ़ी, मनोज मुंतशिर जी ने उसके नए अंतरे लिखे, नए उसको कुछ नए अल्फाज दिए, उसके मुताबिक फिर हम रिकॉर्ड करते गए और वो बन गया। अरिजीत सिंह एंड मिथुन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत लोग जानते हैं जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट भी देखा होगा, वैसे भी जो आपको फॉलो करते हैं, कि मिथुन वो शख्स है जिन्होंने आतिफ और अरिजीत को पहला गाना हिंदी में दिया था बॉलीवुड में। तो अरिजीत आपका तो डेडली कॉम्बिनेशन है। संदेशे आते और या बॉर्डर 2 में अरिजीत, और कई लोग सोच रहे थे कि और ज्यादा दिखेंगे। जी अरिजीत थोड़े कम दिखे, सोनू जी विशाल जो है वो ज्यादा रहे जी। अरिजीत बिजी ज्यादा थे, या इस फिल्म के हिसाब से आपको लगा ये लोग ज्यादा सूट है? क्योंकि आप और अरिजीत का कॉम्बिनेशन डेडली है। मिथुन का एक गाना भी आता है जी, सैयारा में आया तो वो अरिजीत के साथ था जी। मैं कोई फिल्म उठाता हूँ पुरानी, आशिकी आ गई या कहीं भी आ गई, मिथुन अरिजीत, हाँ जी। ये कैसा है कि मानता हूँ मिथुन का गाना है तो अरिजीत गा रहे होंगे जी। और वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। जैसे कभी नदीम शर्मन कुमार शानू का था, हाँ जी। अनु मलिक कुमार शानू था, कि वो आंख बंद करके सुपरहिट टैग है जी। इसमें अरिजीत थोड़ा कम क्यों है बॉर्डर 2 में? देखिए यहाँ वापस ही मैं ये बात कहूँगा कि ये कोई सोच कर किया हुआ नहीं है। हम लोग जब स्टूडियो में बैठते हैं तो हम ये नहीं सोच कर बैठते कि आज हमें किस गायक से गाना गवाना है या किस से नहीं गवाना। ये इस किस्म के विचार मेरे स्टूडियो में तो बिल्कुल नहीं होते। यही होता है कि आज का जो विचार है उसको कैसे, उसके साथ हम कैसे वफादार रहें, आज जो ख्याल आ रहा है उसको किस खूबसूरती से कैसे निभाए। उसमें गायक हो, मैं लेखक भी जो होते हैं, मैं इस फिल्म में मैंने मनोज मुंतशिर जी के साथ काम किया है, मैं सईद कादरी साहब के साथ भी काम करता हूँ। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं होता कि हम चुनाव करते कि चलो अब ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि एक विचार होता है और एक फिल्म की एक भाषा होती है, उसमें एक आवाज़ होती है, उसका एक इमोशन होता है और उस वक्त उस इमोशन में जो बैठता है वो दैट बिकम्स द। मैं और इजी करता हूँ मिथुन हाँ से। एक गाना आपने कंपोज किया जी। अब क्योंकि सिंगर तो लास्ट में आता है, हाँ जी। पहले आपको बताया गया कि ये गाना कंपोज करना है, फिर आपने राइटर साथ बैठे, फिर सबने मिलकर धुन बना ली जी। फाइनल क्रिएशन सब कुछ हो गया। हाँ जी। अब कैसे तय करते हो कि ये गाना अरिजीत गाएगा, ये गाना विशाल गाएगा, ये गाना जुबिन नौटियाल गाएंगे, ये गाना कोई और गाएगा? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि इसके 2-3 पहलू होते हैं। एक तो उसका टेक्निकल पहलू होता है कि हर गायक की अपनी एक रेंज होती है। हर गायक जो है एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत खूबसूरत साउंड करता है, या एक कंपोज़र जो है उनको उस रेंज में इस्तेमाल करना चाहता है, उसका दर्शन होता है। कुछ गायक के रेंज बड़े होते हैं, कुछ की सीमित होती है, लेकिन हर कोई अपने रेंज में चमकता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं कि ज़मीनी बात होती है कि किरदार कहाँ का है, किरदार किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में सोचता है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर कैलाश खेर जी को हम इस्तेमाल करते तो उनकी ज़मीनी जो जितनी भी जड़ें हैं उनकी आवाज़ में झलक के निकल के आती है। उस तरफ आपने कहा विशाल मिश्रा है तो विशाल का उच्चारण बहुत अलग है, उनका
एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो ये ज़मीनी बात है, टेक्निकल चीज़ें होती है, एक्टर कौन है वो भी एक बड़ा, अगर लिपसिंग हम लोग कर रहे हैं तो फिर आवाज़ मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। लिपसिंग नहीं है तो फिर चीज़ें फिर भी थोड़ी सी खुली रहती है। तो ये 3-4 पहलू है जिनके आधार पे हम देखते हैं कि कौन सी आवाज़ बैठेगी, और फिर जब उसका मिलन हो जाता है परफेक्ट, जैसे जब अभी भी मुझे याद है कि तुम्हियों से पहले जब अरिजीत ने दिल संभल जा ज़रा गाया था मेरे स्टूडियो में, तो वो ऐसा सुंदर बैठ गया था कि वो धुन जो है वो उसकी आवाज़ के लिए ही बनी थी। और उसी तरह जब इरफान ने जब जब तेरे पास में आया, जब उसने ये गाया तो इतना सुंदर वो सुनाई दिया कि वो बस बैठ गया। बॉर्डर 2 में 4 गाने आपने बॉर्डर से लिए हैं, जिसमें गाना है संदेश से आते हैं, तो चलूं, हमें जब से मोहब्बत, हिंदुस्तान। जी। सबसे ज़्यादा पसीने कहाँ छूटे किस गाने को ठीक करने में? पसीने तो नहीं छूटे, बट मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत खुद एंजॉय किया वो था हिंदुस्तान। उसमें मैंने, अगर आप देखेंगे तो जो उसका BGM, बॉर्डर 1 की BGM का थीम था जो अनु जी ने बनाया था, उसको इस्तेमाल करके उसके आसपास एक पूरा नया गाना ही रचा है। मेरे लिए सरप्राइज था मोहित चौहान का नाम वहाँ देखना। हाँ जी, बहुत बड़ा सरप्राइज था। मतलब आई नेवर इमेजिन मिथुन एंड मोहित चौहान, मैंने कहा ये अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। बी प्राक एंड मोहित चौहान। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए मैं आपको जो रेंज की बात कर रहा था, तो मोहित जी का एक रेंज है, उनकी आवाज़ मिड्स में बड़ी सुंदर निकल के आती है, और मैंने जो गाने की जो पहली स्थाई है मैंने वहाँ से उसको शुरू किया है। मेरी उम्र लेके वतना जीवे जिंदाबाद, यहाँ पर मैंने मोहित जी को इस्तेमाल किया है। जब उसका सुर बदलता है और हम ऑक्टेव ऊपर जाते हैं, ऑक्टेव मतलब 8 सुर ऊपर बराबर, तो जब हम वहाँ पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर मैंने बी प्राक की आवाज़ इस्तेमाल की, क्योंकि उस रजिस्टर में बी प्राक बहुत चमकते हैं। तो लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मेरा दर्शन ये होता है। और वो गीत को मैंने INS विक्रांत पे लाइव परफॉर्म किया, मैंने खुद गाया उसको 50 म्यूजिशियंस के साथ। मुझे बहुत आनंद आया उस गाने के ऊपर काम करते हुए, और उसको भी दोबारा मनोज जी ने लिखा है, और मुझे लगता बड़े बहुत सामर्थ्यपूर्वक शब्द उन्होंने मुझे दिए उस गीत के लिए। वो जवानी क्या उड़ जाए बन के धूल। ब्यूटीफुल। एक गाना था हमें जब से मोहब्बत। हाँ जी। अनु मलिक जी बता रहे थे कल हमें कि अलका जी ने क्या खूबसूरती से गाया था जब वो गाना आया था। अलका जी और सोनू निगम ने जब वो गाना गाया था तो उन्होंने कहा कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। जी। अब मेरे मित्र पलक ने गाया है जी, जो आपकी धर्मपत्नी भी हैं। हमें जब से मोहब्बत है, सोनू जी तो वही थे, अलका जी जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन है 90s की। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कुमार सानू उदित नारायण में उलझे रहते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि कुमार सानू उदित नारायण सोनू निगम जितने भी गाने गा रहे थे उनमें 80% गानों में अलका जी ही थी। सो अलका जी की लेगेसी को पलक को जब मिली, ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये तो वो जोन था जहां पर आप मास्टर है जी रोमांटिक गानों में। और हमें जब से मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक गाना है जी जी। तो पलक क्यों, देखिए, और कितना चैलेंज आप दोनों के लिए था? ये बहुत ज़रूरी था, मैं कहूँगा, क्योंकि अलका जी की लेगेसी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि अलका जी ने जिस दौर में संगीत को निभाया है और उसकी परस्तिश की है और जिस तरीके से की है वो बहुत सैक्रोसैंक्ट है। और हम 90s के जो किड्स हैं, हमारे लिए तो वो अपने आप में आधार है। और पलक उनको बहुत अडोर करती है अलका जी को। तो ये तो उसका दूसरा स्तर था जब पलक उसमें शामिल हुई। लेकिन पहले हमारे जहन में यही था कि मुझे लगता है कि कोई भी आवाज़ जो है, अगर मैं कोई गाना अडैप्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जो गायक जिन्होंने उस गाने को गाया, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति का हिस्सा रहे हैं, वही शामिल हो तो वो बहुत सही रहता है। इसलिए मैंने उड़ जा काले कांवा भी उदित जी के साथ ही किया है। संदेशे में सोनू जी का आना बहुत ज़रूरी था, रूप जी का आना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर भी मैं पहले वही चाह रहा था। और लेकिन उस वक्त अलका जी अवेलेबल नहीं थे। वो जब हम क्योंकि इस गाने को रिकॉर्ड करने का फ़ैसला भी लास्ट मिनट लिया गया, पहले हम नहीं करने वाले थे, तो उस वक्त अलका जी अवेलेबल नहीं थे। और फिर मेरी निर्देशक से बात हुई और हमें लगा कि जो लड़की का जो किरदार है वो एक नई एक्टर है। तो तब मैंने सोचा कि अगर उस नई एक्टर के ऊपर और एक जिस किस्म का पात्र है वो, मुझे लगा कि शायद पलक उसके साथ जस्टिस करेगी।
और फिर मैंने बात की हमारे निर्माता से, निर्देशक से, और हम सबको लगा कि नहीं, मुझे लगा पलक और भी आपके बहुत सारे गानों में जस्टिस कर सकती हैं। मैंने पलक जी। से शिकायत की थी कि शादी के पहले मिथुन बहुत गाने देते थे आपको, शादी के बाद थोड़े कम कर दिए उन्होंने। तो ये क्यों ऐसा है, ये मैंने उनसे पूछने समझने की कोशिश की पर थी। आपके क्या विचार थे, आपको क्या लगा? मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो आवाज। अच्छा। पलक की आवाज मंत्रमुग्ध करने वाली जी, होती है। और जी। INS विक्रांत पर भी जब मैंने उनको सुना तो वो गूज़बम्प आने वाला था। वो एक नए दौर की आवाज़ पलक की है। अलका जी की लेगेसी के बाद, जैसे हमने कहा, एक नई हीरोइन, उस पे पलक की आवाज़ आना। सोनू जी तो तब भी नए थे, आज भी नए हैं। वो पता नहीं क्या वो खाते हैं कि वो आज भी नए ही हैं। मतलब उनकी आवाज़ अभी भी ए गुजरने वाली हवा जब उन्होंने गाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैंने आपको फ़ोन करके भी कहा था कि ये गाना अलग स्तर पर जाता है जब सोनू जी आते हैं। सब महान है उसमें जी। विशाल बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, अरिजीत बहुत महान है, दिलजीत अच्छा गाते हैं, लेकिन सोनू जी कुछ अलग है। जी जी। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि तब आप बच्चे थे, सोनू जी ने तब वो गाना 20 साल की उम्र में गाया जी। था। अब 27 साल बाद सोनू जी फिर वही गाना गा रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉर्डर 2 बनी है तो जितने ही आवश्यक सनी देओल सर है बॉर्डर उस इमोशन के लिए, उतने ही आवश्यक सोनू जी है। वो हमारे साउंड ट्रैक के, क्या बोलते हैं ना, साउंड ट्रैक के अंदर जो 2.5 किलो का हाथ है वो सोनू। अनु जी ने बताया कि उसमें जो एक आखिरी में आता है गुजरने वाली हवा जरा, उसे जावेद साहब ने ऐसे बाद में लिखा था। बहुत मुश्किल उन्हें वो रिकॉर्ड करने में थी। आपने पूरे गाने की लिरिक्स बदली, जी, सिर्फ ये रख दिया, ऐ गुजरने वाली हवा जी। जरा। वो जो मेटाफर है वो वही रखा गया है। क्या उसके पीछे सोच थी? वो आत्मा, उसकी जान है, आत्मा है शायद। 100%, क्योंकि वो एक ऐसा दर्शन है जो जावेद साहब का वो रोड मैप है। जैसे मनोज जी ने कल ये बात मुझसे कही कि रोड मैप हमें तो जावेद साहब ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐ गुजरने वाली हवा, वो जो मेटाफर है, वो जो चित्र जावेद साहब ने बनाया, उसको कोई छू नहीं सकता। और हमें उसके आगे के जो बोल है वो मनोज जी ने बदल दी, क्योंकि वो किरदार के मुताबिक, यहाँ पर हम देखेंगे फिल्म रिलीज़ पर है कि सनी सर के जीवन में क्या होता है और क्यों वो अल्फाज डाले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो नज़ारा है, वो जो कैनविस है, वो तो जावेद साहब का बनाया हुआ है और वो होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। तो चलूं, हाँ जी, तो चलूं विशाल मिश्रा ने गाना गाया, बहुत ट्रेंड हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। अनु जी भी कल कह रहे थे कि उसके अंतरों पर बहुत सारे लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा को ये गाना क्यों दिया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निभाया, हालांकि उन्होंने बहुत खूबसूरत है, मैं इसको ऐड कर दूं, बहुत खूबसूरत निभाया है जी। और एक नया टच दिया है। जी। बहुत आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है, रूप जी का, अनु जी का, समाज का, जनता का। बट फिर भी आप एक म्यूजिक डायरेक्टर की कल्पना से, ये तो मेरे लिए अपने आप में बड़े बड़े जीत का विषय है कि अगर लोग इस स्तर पे विशाल की आवाज़ को एक इतने आइकॉनिक गाने पर अपना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो चुनाव किया, विशाल उस पर खरे उतरे और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, आपको पता है, उन्होंने कम से कम 2 या 3 बार इस गाने को गाया। मुझे पता नहीं उन्होंने ये बात आपसे शेयर की या नहीं, लेकिन मुझे पता है उन्होंने मुझे कई रातें जगाया है सुना के। हाँ। तो हम वही, मतलब मुझे लगता है कि विशाल के अंदर एक नयापन होने के अलावा, मुझे लगता है एक पुरातन काल की जो मजबूती होती है, जो हमारे ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ है, मुझे लगता है वो लेकर चलते हैं। उनकी गायकी में भी वो ठोसपन इसलिए है क्योंकि वो अपने जड़ों को भूले नहीं हैं, अपने इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि भारतीय फिल्म संगीत की गरिमा क्या है, उस गायकी के जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो क्या है और कितना ज़रूरी होता है उसको लेकर चलना। और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ रहे और मुझे समय दे पाए। तो मुझे ये जो चीज़ें विशाल में, इनका पूरा मुझे मेल मिला। और मुझे लगता है इसीलिए, देखिए, ओरिजिनल के साथ तो हम compete भी नहीं करते, हम तो ये तो जैसे वर्जन्स है जो हम ओरिजिनल को सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं इनके द्वारा। जैसे आपने कहा ना कि लोगों ने कितने वर्जन्स बनाए हैं, आपने वो अंतरा सुना, एक आर्टिस्ट है उनका, छोटू सिंह राणा, उन्होंने जो पिता के संदर्भ से एक अंतरा उसका और लिखा और वो इतना वायरल हो गया पिता की तरफ से। तो वो भी मैं कहूँगा लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने गाने को फिर से तो नहीं बनाया, गाना तो वही है, संदेश से आते, वो भी तो गाने को नमन ही कर रहे, तभी तो लोग पसंद भी कर रहे। वैसे ही हमारी तरफ से ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये एक नमन ही है। अनु जी ने मुझसे कहा कि विशाल में एक मैजिक है। उन्होंने कहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जाते थे हाथ पकड़ के मुझसे कहा, हाँ जी, कि ये अगले 10 साल
राज करने वाला है, जी। कुछ है इसमें अलग। मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। जी। मैं जब देखता हूँ बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स हैं, बहुत सारे खेमे हैं, विशाल हर खेमे में। क्या यूनिक है विशाल मिश्रा में कि जो हर खेमे में एवरीबडी इज लाइकिंग हिम, एवरीबडी इज लविंग हिम। वो या तो कंपोजर भी गाना खुद का दे रहा है उनको, या वो खुद कंपोज के गा रहे हैं। इस वक्त वो हर जगह नजर आ रहे हैं। क्या यूनिकनेस आपको दिख रही है? क्योंकि बहुत रेयर ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं बॉलीवुड में जो हर जगह है। देखिए, मुझे क्या लगता है शुभांकर कि जैसे विशाल को जब मैंने उनको पहले में गाना दिया था तब वो किसी भी खेमे में नहीं थे, और उसका एक ही कारण था कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उनकी जो गायकी है, वो किसी खेमे की मोहताज नहीं है। और ये सिर्फ विशाल के नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दिग्गज कलाकार हैं, वो मुझे लगता है आग का कोई खेमा हो ही नहीं सकता। वो जहाँ पर जाता है वो उस क्षेत्र को अपना बना लेता है। तो मुझे लगता है कि वो टैलेंट उनके अंदर है, एंड ही ओन्स द सॉन्ग। उन्होंने मेरे लिए जान बन के जो गाना गाया, उन्होंने ऐसा गाया कि ये मेरा गाना है, और मुझे लगता है वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के बेटे, हाँ सबसे जी। ज्यादा चर्चा इस गाने को लेकर हो रही है, और इस गाने में एक लाइन है कि वो राम कभी लौटे ही नहीं, जी। जो आपको रोंगटे खड़े करता कुछ है। दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मनोज मुंतशिर एट हिज बेस्ट। 100%। उनका तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सीमा को भी पार कर दिया इस गाने में। वाह, उन्होंने एक नया स्तर खड़ा कर दिया मनोज मुंतशिर जी के लिए भी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़ी लाइन आपने कही। मतलब मुझसे जो मनोज जी को लेकर फीडबैक सबसे सारा वो आया कि जितनी नाराजगी आदि पुरुष को लेकर थी वो सारी धुल गई। अब इतनी मोहब्बत उनसे हो गई कि उन्होंने, सही बात है, अपने ही पैमाने को बड़ा कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये गाना कितना स्पेशल है आप लोगों के लिए? क्योंकि इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है मिथुन, बहुत अच्छा म्यूजिक है। वो जो आपने म्यूजिक दिया है, जितनी अच्छी राइटिंग उतना ही खूबसूरत म्यूजिक। मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है ये। बहुत खास गाना है मेरे लिए। अगर आप कहेंगे कि बॉर्डर 2 के एल्बम से वो कौन सी चीज़ है जो मैं अपने दिल में हमेशा के लिए रखूँगा, तो वो मिट्टी के बेटे है। जैसे बॉर्डर की लेगेसी 27 साल बाद भी है, आप ये मानते हो कि ये जो गाना है या इसमें जो आपका संगीत है वो अगले 20-25 सालों में संयोजा जाएगा? देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम संगीत की बात करते हैं, उसकी हमारा जो नियंत्रण है सिर्फ नियत पर है। और मुझे लगता है कि जिस पवित्रता के साथ अनु जी, जावेद साहब ने शायद संदेश से आते हैं सोचा होगा, बनाया होगा, मुझे लगता है कि उसी नेक दिल के साथ हमने इस गाने को बनाया है, मिट्टी के बेटे। और ये मेरी बहुत तमन्ना है कि ये बात मैं आपके शो पर भी कहूँ कि ये जो आज की पीढ़ी है, हम 2026 में हैं आज, इतने सालों के बाद बॉर्डर 2 की जब बात होती है, तो मुझे लगता है कि जो हमें जेपी दत्ता सर ने दिया है, वो हमारी विरासत में हमें चीज़ मिली है, वो आशीर्वाद है। लेकिन इस पीढ़ी का जो योगदान है, चाहे वो मैं हूँ, मनोज मुंतशिर जी है, भूषण जी है, निधि है, हमारे डायरेक्टर अनुराग है, हमें बड़ा गर्व है कि लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, लेकिन हमें बड़ा गर्व है कि हमने इस पीढ़ी ने बॉर्डर की लेगेसी को मिट्टी के बेटे दिया है। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं कुछ इनसाइडल और सोनू जी दोनों ही दौर में, दोनों ही पीढ़ी में पितामह बन के खड़े हुए। एक तरफ उन्होंने अनु जी को अपनी आवाज़ दी, उस वक्त उन्होंने संदेशे को अपनी आवाज़ दी, उसको खूबसूरत बनाया, और इतने सालों बाद वो व्यक्ति मिट्टी के बेटे को अपनी आवाज़ देता है और उसको खूबसूरत बनाता है। कितना बड़ा किरदार है उनका। जेपी दत्ता जी के लिए वैसे भी सोनू जी लकी चार्म है। आप कोई मूवी उठा लीजिए, चाहे बॉर्डर उठा लीजिए, रेफ्यूजी उठा लीजिए, एलओसी कारगिल उठा लीजिए। अब कुछ सवाल एज अ फैन और एज अ इनसाइड मीडिया पर्सन मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ी बहुत खुराफात है। एक सवाल जो मेरे जहन में आया, कहीं उड़ती उड़ती रूमर उड़ी सुनी थी मैंने, कि मिट्टी के बेटे शुरू में शायद अरिजीत गाने वाले थे, बाद में सोनू जी ने गाए। ये रूमर सच है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एज अ कंपोजर जब मैं स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार होते हैं, और शायद अरिजीत अगर ये गाना गाते तो बड़ी खूबसूरती से गाते, मतलब आपको पता है कि उनकी रेंज कितनी अच्छी है। लेकिन फाइनली जो फैसला लिया गया, हम सब ने यही सोचा कि हमें लगता था कि मिट्टी के बेटे के लिए हमें एक पिता रूपी आवाज़ की ज़रूरत है। हाँ जी, तो वो एक दर्शन है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किस गाने को बेहतर गा पाएगा, वो तो म्यूज़िक में होता नहीं है, लेकिन एक दर्शन होता है हर चीज़ का कि यहाँ पर मुझे एक पिता चाहिए, यहाँ पर मुझे एक बेटा चाहिए, यहाँ पर मुझे एक तीर चाहिए,
और सोनू जी ने जैसा गाया भी उसे अपना लिया है वो 100%। वो आईएनएस विक्रांत पर जब हम सुन रहे थे और लोगों की आंखों में आंसू देख रहे थे जी, जब लोग जी, रो रहे थे, जी, तो सोनू बिल्कुल, जी ने अपना लिया है। बिल्कुल। लेकिन इसका अगर एक रिप्राइज वर्जन आप निकाल देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, हम एज अ फैन, म्यूजिक फैन, हम उसको और एंजॉय करेंगे। सो अगर आप पोस्ट मूवी रिलीज ये करते हाँ हैं जी, हाँ तो जी। हमें बहुत आनंद आएगा एज अ फैन, हम इसे और एंजॉय कर सकते हैं। नोटेड, डेफिनेटली। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी। ओके, एक र्यूमर और था कि अच्छा, एक इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी जो लगी वो थी कि जावेद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था, थोड़ा हार्श स्टेटमेंट था आप लोगों को लेके कि इसका मतलब कुछ नया काम नहीं हो रहा है, अगर आप 4-4 गाने उठा ले रहे हो इसीलिए मैं काम नहीं कर रहा। अब वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो पिता तुल्य है, उन्होंने ही मार्गदर्शन किया, इसमें भी आप लोग उनको प्रेरणा के तौर पर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए पेनफुल था, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका और हम सब सम्मान करते हैं उनका, और आप लोगों ने पूरे टाइम कहा भी है कि ये उनकी सोच है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी तो जब सब कुछ होने के बाद भी ये स्टेटमेंट आया, जी। क्या ये थोड़ा सा दिल को धक्का देने जैसा था? क्योंकि बाकी सब अच्छा था, अनु जी बहुत तारीफ कर रहे हैं जी। मेरे शो में, अनु मलिक ने आप लोग को बहुत बधाइयां दी है, दिल खोल के तारीफ की है। जी। सिर्फ वो एक खबर बॉर्डर 2 को लेकर जो नेगेटिव आई वो जी। यही थी कि जावेद साहब ने कह दिया कि कुछ नया नहीं हो रहा, अगर 27 साल भी बाद भी भैया आपको यूज करना पड़ रहा है। बिल्कुल हमें बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जावेद साहब जो है वो पिता तुल्य हम सब के लिए, और मैं मतलब उनकी बात भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुछ नया होना चाहिए, और इसीलिए हमने मिट्टी के बेटे बनाया। तो हम तो उनकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत है, हम सीख रहे हैं। और जो रिक्रिएट हुआ गाने हुए भी है शुभंकर, उसमें सिर्फ कंपोज़र राइटर का फैसला नहीं है। जब हमारे पास ये फिल्म आई थी तो ये एक दर्शन था हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का, कि वो संदेशे आते हैं कि बिना इस फिल्म को देखते नहीं है। तो वो एक क्रिएटिव नज़रिया है, क्योंकि हर तरीके से लीगली, मॉरली, क्रिएटिवली, हर तरीके से बहुत नतमस्तक होकर काम हुआ है। तो हम बिल्कुल सहमत है जावेद साहब की विचारधारा से कि कुछ नया होना चाहिए, और इसलिए हमने मिट्टी के बेटे को मतलब बनाया और लोगों को दिया है। और जहाँ तक रिक्रिएशन की बात थी, वो एक दर्शन है जो मेकर्स का ही रहा है, और हमने कोशिश की कि उनके फैब्रिक के साथ हम जस्टिस करें। तो मुझे लगता है वो हमने किया है। आपके म्यूजिक का सबसे बड़ा आलोचक आपके आसपास कौन है जिसकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं? आई थिंक मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक है। किस गाने पे आलोचना उस तरह की उन्होंने आपके? उन्होंने लगभग हर गाने पर की है। उनको हर गाने में कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस आलोचना से ही मैं बेहतर हुआ हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि घर का जो माहौल है, घर में फैंस होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, सेफ बात नहीं किसी आर्टिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है, मुझे अभी भी याद है जब मैंने मौला मेरे मौला का जो पहला ड्राफ्ट है मेरे पिताजी को सुनाया था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा एवरेज है, तुम इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हो। वाह। कोई ऐसा गाना है जिसे आपके आसपास या कभी आपने बनाया हो, लोगों ने कहा अच्छा नहीं, फिर बहुत बड़ा हिट हो गया? इसका दूसरा वर्जन भी होता है कई बार हम बहुत आलोचक बन जाते हैं लेकिन वो बहुत ओरिजिनल सा होता है, बड़ा होता है। एक्चुअली इतना काम करते वक्त मैं फीडबैक के लिए इतना ओपन नहीं हूँ। हाँ, रिलीज़ होने के बाद बिल्कुल गाना मेरे सुनने वालों का है, वो जो उनको सही लगे नहीं लगे, लेकिन जब आप काम करते हो ना, मुझे लगता है उस वक्त मैं इतना ओपन नहीं हूँ फीडबैक के लिए। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, इसलिए मैं गाने रिलीज़ होने से पहले बहुत लोगों को सुनाता भी नहीं हूँ। नाइस, सुनाना चाहिए, वैसे अच्छी बात होती है। सैयारा की तड़प या बॉर्डर 2 का देशभक्ति का जुनून, मिथुन किधर ज़्यादा अपने आप को करीब पाते हैं? मैंने जब मैं आईएनएस विक्रांत पे गया शुभंकर, मैं अपने दर्शकों को भी ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ जब हम ऐसे स्तर पर जाते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल देखते हैं, वहाँ का अनुशासन देखते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे आईएनएस विक्रांत सीना तान कर खड़ा हुआ है और भारत की सीमा की रक्षा कर रहा है, तो हमें दोबारा एहसास होता है कि कितना सौभाग्य है हिंदुस्तानी होना। ये मैंने वहाँ पे वाकई में महसूस किया जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। मुझे पता नहीं ये बात विजुअल्स में आप तक पहुँची कि नहीं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो मतलब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक हिंदुस्तानी कलाकार हूँ, और आज मैं एक आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, आज मैं एक स्टार भी नहीं हूँ, आज मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर ये नारा लगा रहा हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान, मेरी आन, मेरी शान। तो ये जो जज्बा है, मुझे लगता है ये हर
सबसे बड़ा रोमांस यही, इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं। इसी को लेकर एक सवाल मैंने लिखा था कि समंदर की लहरों के बीच जब ये आपको एहसास हुआ कि बॉर्डर सिर्फ जमीन नहीं है, पानी भी है, और आप नेवी के बीच में खड़े होकर ये जी। गाना गा रहे थे, क्या इस फिल्म में नेवी को लेकर भी कुछ खास है या भविष्य में हम कुछ देखेंगे? क्योंकि वहां आप तो नेवी वालों के बीच में थे, आई एम श्योर वहां ये डिमांड भी आई होगी कि अक्सर गाने थल सेना को लेकर हो जाते हैं, नेवी को लेकर थोड़ा छूट जाता है। देखिए वो जब मेरा ऐसा मानना है, जैसे जब मैं वहाँ पर था और हम उन लोग को सलाम कर रहे थे, तो मैं उनके बीच में कोई मैं वो क्या कहते हैं ना, मैं वो डिफरेंस नहीं देखता। मुझे लगता है कि जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं उसमें तीनों शाखाएं शामिल हैं, और बॉर्डर 2 में आप तीनों किरदार देखेंगे, तीनों की प्रतिनिधि है फिल्म में। मैंने कवर किया है उस पर कहानियां, ओरिजिनल रियल लाइफ स्टोरीज जिन पर बेस्ड हाँ है, जी, हाँ जी। चाहे वो दिलजीत की हो या फिर वरुण की हो या बाकी लोग की, मैंने उस पर अलग अलग स्टोरीज की हैं। और मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि मुझे नहीं पता था कि दिलजीत जिसका किरदार निभा रहे हैं वो हमारी भारतीय वायुसेना के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, और उनके ऊपर पाकिस्तान में जिस व्यक्ति ने उन्हें शहीद किया था, उस एयर मार्शल ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने इस जैसा पागल इंसान नहीं देखा, जो 6 से लड़ने चला आया और उस दिन मौत के ऊपर उसने तांडव किया था। वो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर ने उनकी वीरता में लिखा है, वो अपने आप में पढ़कर रोंगटे खड़े करने वाला था। दिलजीत वो किरदार पाकर धन्य, और देश को जानना चाहिए कि रील से अलग निकलकर रियल लाइफ कितने हीरोज हैं जिनकी अनसुनी कहानियां हम सबको जाननी चाहिए। और 1 महीने पहले शादी हुई थी। यही बात है कि जब हम ऐसे फिल्म पे काम करते हैं तो हमें एक खिड़की मिलती है कि हमारे देश के जो वाकई में मिट्टी के बेटे हैं वो मिट्टी कितनी मजबूत है। आपको कुछ दिखाया था जेपी साहब ने, निधि ने? क्योंकि अनु जी कह रहे थे कि जब पहली बार वो आए तो उन्हें फोटोज दिखाई थी बहुत सारी कि ये बॉर्डर है। उन्होंने कहा मैंने गाना बनाया, बड़ा रोमांटिक सा गाना, और बड़ा अच्छा था, लोग खूब तारीफ कर रहे थे। उन्होंने डांटा मुझे, फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बॉर्डर नहीं है। अच्छा गाना इज नॉट बॉर्डर, बॉर्डर में बॉर्डर होना जरूरी है। बहुत 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 खूबसूरत। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल। अनुराग सिंह जो हमारे निर्देशक है, उनके साथ बहुत समय बिताया मैंने और मनोज जी ने, और उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो रिसर्च किया था, निधि ने भी किया था, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक दर्शन मिलता है कि हाँ इस फिल्म की ज़मीन क्या है, इसकी खुशबू क्या है। और सबसे पहले हमने मिट्टी के बेटे गाने पर ही काम किया था। दैट वॉज आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ बॉर्डर 2। ब्यूटीफुल। मिथुन, मैंने एक रैपिड फायर रखा है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए हम जल्दी रैपिड फायर कर लेते हैं। तुम ही हो गाना मिथुन के लिए सफलता थी, आशीर्वाद, या फिर सफलता के साथ आया एक बोझ भी कि अब एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग एक और तुम ही हो? आई थिंक सिर्फ आशीर्वाद। वाओ। धुन कितने करीब है मिथुन के, या धुन को मिथुन कहाँ रेट करते हैं अपने? क्या तुम ही हो, फिर भी तुमको चाहूंगा, इन गानों के पास रिलेट करते हैं? मुझे लगता है धुन में उसका जो विचार है वो बहुत बड़ा विचार है कि एक आर्टिस्ट के पास देने के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। वो कहीं ना कहीं मेरे अपने सफ़र को दर्शाता है कि मेरे जीवन में मेरी दौलत क्या है। वाह। ओके। फिर भी तुमको चाहूंगा, इस गाने को कंपोज करते हुए पता था नेशनल एंथम बन जाएगा? किसी गाने को बनाते हुए मुझे नहीं आइडिया होता है कौन सा गाना लोग पसंद करेंगे, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं होता। ओके। उड़जा काले, पुराने लेजेंडरी गाने जो होते हैं, उन्हें जब आप रिकम्पोज करते हो तो जोश ज़्यादा होता है, थॉट ज़्यादा होता है, क्या चलता है मन में? क्योंकि तब उत्तम सिंह थे, अब अनु मलिक है। मुझे लगता है कि सम्मान भाव बहुत ज़रूरी है कि जिसने उस गाने को बनाया है, अगर कल कोई मेरा गाना कोई रिक्रिएट करता है तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि वो लोग ये सोचे कि मैंने कोई चीज़ अगर रखी है, कैसे रखी, क्यों उसको वैसा रखा है, उस पर विचार करे और फिर आगे बढ़े। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं बनाने वाले के जज्बात को, उनके विचार को रख कर ही उसके ऊपर काम करूँ। बॉर्डर 2 का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पिक्चर देख के निकलने के बाद? मेरे जीवन में जो इम्पैक्ट आया है वो मिट्टी के बेटे का है। उस पर काम करते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए, मुझे लगता है मेरे अंदर एक और मजबूत भारतीय फिर से जन्मा है। वाह। पहली बॉर्डर का कोई एक गाना जो आप विश करते काश आपने कंपोज किया होता? कंपोज किया हुआ तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो उसके ऊपर पूरा अधिकार अनु जी का है। लेकिन मुझे लगता है कि तो चलू जो गाना है, मुझे लगता है वो
दशकों में एक बार आता है, इतना सुंदर गीत। वाह, रूप कुमार राठौड़। आई विश हम अगर उनकी सेहत और अच्छी होती तो हम इन्हें और सुन सकते। थोड़ा सा कई बार किस्मत भी, अलका जी और रूप जी को लेकर दो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। एक आर्टिस्ट के तौर पर कभी डर लगता है ये सब? जैसे अलका जी और रूप जी को मैं सुनता हूं कि अभी थोड़ी सेहत नासाज चल रही है, गाने में थोड़ी तकलीफ होती है, जबकि इतने गुणी कलाकार दोनों हैं जी। ये कभी डर आता है कि एक आर्टिस्ट से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाए? आप डरते हो किस चीज से? मैं उसका उत्तर देने से पहले ये भी बोलना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट का जो काम है शुभांकर, मेरा ऐसा मानना है, वो सिर्फ उसका आउटपुट नहीं है। रूप कुमार जी, राठौड़ जी, अलका जी, ऑब्वियसली इनका जो काम है वो तो सर्वोपरि है ही, लेकिन मुझे लगता है कि रूप जी का स्टूडियो में आना अपने आप में आशीर्वाद है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम बैठकर उनके साथ बात कर रहे हैं, ये भी उनके आर्टिस्टिक आउटपुट का ही हिस्सा है। सिर्फ उनकी आवाज़ ही क्यों, उनकी बातें भी संगीत है। तो मुझे लगता है कि अगर एक आर्टिस्ट कोई काम उतना काम नहीं कर रहा, बाई चॉइस नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब ही नहीं उसका आउटपुट कम हो गया। वो आज भी रूप जी है, वो आज भी अलका जी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो काम किया है, आज शायद वो उतने गाने नहीं रिलीज़ करते जितना पहला करते थे, लेकिन वो किरदार आज भी है और हम धन्य है कि वो जीवित है और वो आज भी हमें आशीर्वाद। और एक कितने कमाल की बात है कि इसी कुर्सी पर बैठकर अनु मलिक भी यही कह रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लेकर, इसी कुर्सी पर बैठकर आप भी कह रहे हो, जो उनकी लेगेसी को आगे ले जा रहे हो। ये होता है काम कि आप अपना काम विरासत छोड़ के गए, अगली 2 पीढ़ियां आपको उसी तरह संजो रही हैं। बिल्कुल, और वो है, और उनके बैठने में भी एक सरगम है। तो आप उसको एंजॉय करो। जब मैं रूप जी से मिला, जब वो आए थे रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो उन्होंने जो 4 लाइनें भी गाई, मेरे लिए वो जीवन भर के लिए काफ़ी, मतलब अनंत काल के लिए काफ़ी है। हम क्यों आर्टिस्ट को खाली उसके काम से उसको क्यों हम वो करते, मेजर करते हैं। अद्भुत अद्भुत। आखिरी सवाल मिथुन, गदर 2 में आपने उदित जी को गवा दिया जी, बॉर्डर 2 आई, आपने रूप जी को वापस गवा दिया। कुछ फैंस कह रहे थे कुमार सानू की भी किसी फिल्म का रिक्रिएशन कर दीजिए। रिक्रिएशन क्यों, मेरा तो वादा है सानू दा से। जब मैंने इंडियन आइडल पे मैं उनसे मुलाकात मेरी अच्छी हुई, तो मैंने कहा था कि मैं अपना ओरिजिनल गाना उनके साथ करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2026 में वो वादा पूरा करूँ। वाह, एंड वी वुड लव टू, बट उसमें हे जरूर रखेगा। दैट्स कुमार सानू सिग्नेचर। पक्की बात है। मैं तो इनफैक्ट कह रहा था, जैसे आपने टिप टिप बरसा पानी को रिक्रिएट किया था जी, एक बार आप लोग को एक ऐसे ही रिक्रिएट कर लीजिए तुम ही हो का सेलिब्रेशन पे, जब उसके कई साल पूरे हो जाए जी। सो एक किसी अच्छे इवेंट पर आपको रिक्रिएट करना चाहिए। आशिकी 1 आशिकी 2 मिलाकर आप अपने पर्सनल चैनल पर रिलीज करो जी, पीपल विल गो क्रेजी। मुझे लगता है वो किसी नए कंपोजर को करना चाहिए और मैं आऊँगा वो सुनने। वाह, नहीं, आपको क्या लगता है, ये विचार कैसा है? मुझे लगता है कि वो गाना सुनना चाहिए हमें। और there's something in I think हम जितने भी लोग हैं, हम पुराने थोड़ा जीते हैं। I had a podcast with कुमार शानुदा and I saw जो कमेंट सेक्शन में लव आया था जी, मतलब वो अनमैचेबल था। लोग एक खूबसूरत गाने का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि इस जनरेशन में मिथुन से बेहतर कोई उनका बेस्ट निकाल सकता है, क्योंकि आप मेलोडी को समझते हैं और वो हमारी मेलोडी के नॉस्टैल्जिया में रहे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये 2 कॉम्बिनेशन अगर कहीं भी आए, आपने 4 लाइन में उनसे गवा दी, तो वो गाना फैंस देख देख के पागल कर देंगे। चलिए, आपने इतनी बड़ी बात कही है, तो मैं आपके शब्दों का सम्मान करते हुए मैं ये वादा करता हूँ कि मैं डेफिनेटली करूँगा और आपको भेजूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी पर्सन एंड आई विल द फर्स्ट पर्सन जो उसको रोज प्रमोट करेगा। थैंक यू सो मच मिथुन, लवली मीटिंग यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर बॉर्डर 2। आई होप कि मेलोडी से आपने हमारा दिल जीता है। अब देशभक्ति की भावना में आप हमें रम दें और ये 26 जनवरी और आने वाली कई 26 जनवरी 15 अगस्त इन गानों के नाम रहे और इनके साथ हम वो जज्बा सीखें जो ना सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त बल्कि पूरे साल हम लेकर चलें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।